हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 8 का पार्ट 4 करने वाले हैं साइंस का, जो कि ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। इफ़ यू गाइस वांट टू चेक इट आउट, आप डिस्क्रिप्शंस में देख सकते हैं। आई हैव मेंशन्ड इट देयर। और अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मैंने इससे पहले तक आपको पढ़ा दिया था कि क्या क्या हम टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, कौन से टूल्स हैं, कैसे सोइंग करते हैं, हम कैसे बीज बोते हैं। अब बात कर लेते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की, कि कैसे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। और दूसरी चीज़, ये आखिर होते क्या हैं, क्या मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स एक होते हैं या अलग अलग, अगर अलग होते हैं तो कैसे। तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम सॉइल में, मिट्टी में ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए, जिसमें कि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ हो। उसे हम बोलते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मतलब कि एक अच्छी ग्रोथ के लिए जो चीज़ मिट्टी में मिलाई जाए उसे हम मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स कह सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की कि अगर न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स को ऐसा क्या हो जाएगा अगर फील्ड मतलब न्यूट्रिएंट्स को क्या ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर फील्ड्स जो हैं अनकल्टिवेटेड रख दिए जाएं। मतलब कि अगर फील्ड्स में कोई भी किसानी, कोई भी क्रॉप्स नहीं बोया जाए। एक क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद, निकाल लेने के बाद जब वो पक जाए, तो जब जैसे गेहूं है वो पक गया है, उसको खेतों से निकाल लिया गया है, उसके बाद कुछ और ना बोया जाए उस खेत में, तो उसे अनकल्टिवेटेड बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा खेत का हाल। तो मतलब क्या चीज़ होगी। चलिए पढ़ते हैं इस चीज़ को, कि जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है क्रॉप को। जैसा कि आपको पता ही है कि सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स के कारण ही प्लांट की ग्रोथ होती है। तो जो फार्मर्स हैं वो एक के बाद एक क्रॉप उगाते रहते हैं उसी सेम फील्ड में। तो जो फील्ड है वो कभी भी खाली नहीं छोड़ते, अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते, बिकॉज दे वांट कि उनका टाइम वेस्ट ना हो और दूसरा क्रॉप जो आने वाला है उसको वो बो दें, जिससे कि उससे भी उनको पैसा मिले। ऑब्वियस सी बात है। तो इस कारण से कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन करने से क्या होता है, जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं, और न्यूट्रिएंट्स ना होने के कारण क्या होता है, दे नीड टू ऐड मैन्योर। तो जो फार्मर्स होते हैं वो उसमें जो मैन्योर है वो ऐड करते हैं, जिसमें कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहे, न्यूट्रिएंट्स ना जाए। बिकॉज अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है सॉइल का, बिकॉज कोई अच्छे से चीज़ें उगी नहीं पाएंगी, प्लांट्स जो हैं वो वीक रहेंगे। और इसी कारण से अगर कोई भी फार्मर अपने जो फील्ड है, अपने जो क्रॉप्स हैं उसको उगाता है और अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ता है, तो उसको ज़रूरी है कि वो अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में मैन्योर डाले, क्योंकि जो मैन्योर है उससे जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो जाते हैं। तो इसलिए मैन्योरिंग रिक्वायर्ड है। अगर आप बहुत ही कम या फिर इनसफिशिएंट या फिर इम्प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल ढंग से नहीं डालेंगे मैन्योर, तो आपके प्लांट्स वीक हो सकते हैं, मतलब कि कमज़ोर रह सकते हैं। तो अब जानते हैं आखिर ये मैन्योर होता क्या है जो डालना पड़ता है सबको। तो मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। और ये कहाँ से मिलती है, ये मिलती है डिकम्पोजिशन से। जैसे कि जो एनिमल के वेस्ट और प्लांट का रेजिड्यू है, जैसे कि सपोज जो एनिमल है उसकी डम है, जैसे कि जो काऊ डंग होती है, काऊ डंग है, तो वो भी एक टाइप का आपका मैन्योर है। ये फार्मर्स क्या करते हैं, जो काऊ डंग होती है तो उसको क्या करते हैं, एक पिट में जो काऊ का, जो भी काऊ का बोलूँ या एनिमल का वेस्ट होता है, वो क्या करते हैं, एक पिट में, एक टोकरी में सारा इकट्ठा करते रहते हैं। और उसे वो सड़ जाता है, जब वो बहुत ही स्मेल करने लग जाता है, तब उसमें क्या होता है, जब सड़ता है वो डिकम्पोज होता है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ठीक है, जब वो डिकम्पोज होना शुरू होता है, तो वही डिकम्पोज मैटर जो तैयार होके बनता है सड़ने के बाद इतने दिन तक, जैसे कि आप इस टोकरी में रखा हुआ देख रहे हैं, कलेक्ट किया गया है काफ़ी काऊ डंक, और इसको ये जो है काफ़ी दिन तक छोड़ दिया गया है। अब इसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, और इससे क्या हो गया है, इससे ये डिकम्पोज मैटर तैयार हो गया है, जो कि हम यूज़ करेंगे अब एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, इसी को ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये भी एक टाइप का बनाया जाता है, ऐसा मैन्योर सड़ाया जाता है काफ़ी। उसके बाद जब ये खाद बन जाती है तब इसको अपने फील्ड्स में यूज़ करते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छा हमारे यहाँ यील्ड होता है।
अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अगर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए कि अच्छे, जैसे किसी के प्लांट्स बड़े अच्छे उग रहे हैं और आपके नहीं उग रहे, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस, ऐसा क्यों है कि उनके अच्छे हैं आपके नहीं अच्छे हैं। सो द थिंग इज दैट कि एक एग्जाम्पल की बात की जाती है। अगर आप कोई मूंग ले लें, मूंग मूंग की दाल होती है ना, मूंग की दाल, तो मूंग ले लें या फिर ग्राम सीड्स ले लें। ग्राम मतलब चना होता है, चना या मूंग कोई भी आप बीज ले लें और उसको उगा लें कहीं पर भी। उगाने के बाद जब उसमें सीडलिंग आ जाए, सीडलिंग मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि छोटा पौधा, जब वो छोटा पौधा हो जाए तब आप क्या करें, 3 इक्वल ग्लासेस ले, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ए बी सी नाम दे दें उस ग्लासेस को, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ मिट्टी डाल दें और उसके बाद क्या करें कि जो ए वाला ग्लास है इसमें आप ना काऊ डंग डालें, जो कि अभी मैंने बताया आपको, जो काऊ का डंग होता है। दूसरे वाले ग्लास में क्या डालें, यूरिया डालें, यूरिया। यूरिया एक फर्टिलाइजर है जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। दूसरी ग्लास में डालेंगे यूरिया और तीसरी ग्लास में आप कुछ और नहीं डालेंगे, सिर्फ मिट्टी डालेंगे। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप इसमें इसके कुछ कुछ अमाउंट ऑफ पानी डाल देंगे, तीनों में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी डालेंगे और फिर रेगुलर 7 to 10 डेज तक इसमें पानी डालते रहेंगे रेगुलरली। अब उसके बाद क्या होता है, 7 to 10 डेज के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आप एज्यूम करेंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि क्या रियलिटी रही। जिसमें आपने कुछ नहीं डाला था, क्या वो खिल पाएगा, क्या वो बढ़ पाएगा। जिसमें आपने यूरिया डाली थी उसमें क्या होगा, और जिसमें आपने ऑर्गेनिक जो था मैन्योर वो डाला था तो क्या होगा। तो ये आप एक्सपेरिमेंट ट्राई करिएगा जिसमें कि आपको एक क्विक आइडिया लग पाए। लेकिन उससे पहले हम और चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। फर्टिलाइजर्स जो होता है वो एक टाइप का केमिकल होता है जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है। जैसे किसी एक न्यूट्रिएंट में बहुत रिच है, जैसे नाइट्रोजन में, फास्फोरस में और पोटेशियम में। तो इन सब, तो यूरिया जो है नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, रिच है उसमें, फास्फोरस में रिच है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये होते हैं फर्टिलाइजर्स। और ये मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स जो हैं ये फैक्ट्री में बनते हैं, ठीक है, और मैन्योर फैक्ट्री में नहीं बनता है। तो वो तो आपको पता ही है कहाँ से बनता है, काऊ डंग से बनता है। तो भाई जो फर्टिलाइजर्स हैं वो फैक्ट्री में तैयार होते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, फॉस्फेट है, पोटाश है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। तो ये सब आप यहाँ देख रहे हैं ऐसे सफ़ेद सफ़ेद रंग के होते हैं और यही होते हैं फर्टिलाइजर्स। अब हम जान लेते हैं कि फर्टिलाइजर्स कैसे हेल्प करते हैं फार्मर्स की। देखिए फार्मर्स की वो हेल्प इस सेंस में करते हैं कि वो क्रॉप को काफ़ी अच्छी यील्ड देते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी उपज होती है, काफ़ी अच्छा क्रॉप बढ़ता है। और जैसे कि बात कर लें गेहूं का जो क्रॉप है, वीट है, पैडी है, मकई है, इन सब में ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र्स। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर आप फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी। यानी कि आपकी जो सॉइल है वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं रहेगी, उसमें चीज़ें नहीं उग पाएंगी। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बीन अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन भी होता है, एक सोर्स बन गया है वाटर पॉल्यूशन का भी। तो हमें ये देखना है कि अगर आपको अपनी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रखनी है, आपको अपनी सॉइल में उपज रखनी है कि चीज़ें उसमें उगें, तो आपको फर्टिलाइजर्स की जगह पे जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो यूज़ करना चाहिए, जिसमें कि आप नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक और आइडिया कर सकते हैं, वो ये है कि अपने फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दें। जैसे कि आप कुछ टाइम के लिए, जब आप को एक चीज़ हार्वेस्ट कर रहे हो तो दूसरे क्रॉप को बोने से पहले कुछ टाइम तक अपने फील्ड को खाली छोड़ दीजिए। तो जो मैन्योर है, या तो आप मैन्योर का यूज़ करिए जिससे कि आपकी सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा और वो वाटर को भी रिटेन करने की कैपेसिटी रखता है, और उससे क्या होगा, आपकी सॉइल में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहेंगे। तो अब एक और चीज़ पढ़ते हैं। जैसे कि पहले की एक और मेथड है। जैसे कि पहले क्या हुआ होता था, पहले क्या होता था कि
अगर आपको सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रखने हैं हो, आप चाहते हो कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हो, तो एक तरीका था क्रॉप रोटेशन नाम का, जो कि लोग फॉलो किया करते थे। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि बारी बारी से क्रॉप को उगाना, जैसे कि डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना ऑल्टरनेटिवली, सॉरी डेज नहीं, ऑल्टरनेटिवली। जैसे कि अभी मैंने कोई ऐसा मूंग की दाल उगा दी, उसके अगले सीजन में मैंने वीट उगा दिया। तो ये चीज़ बहुत कॉमनली यूज्ड होती थी पहले। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइस शुड अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज लेग्यूम्स। लेग्यूम्स वो होते हैं जैसे कि आपका चना हो गया, आपका मूंग हो गया, जैसे जिसमें कि जो बहुत ही ज़्यादा जैसे प्रोटीन है, और जिसको एक बैक्टीरिया के थ्रू जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो इस चीज़ में हेल्प करता है कि चीज़ें जो राइजोबियम बैक्टीरिया फॉलो अप कर पाता है वो ये है कि वो प्लांट्स के जो जड़ है, रूट्स है, उसमें होता है और नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जब वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, तो वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होती है वो सॉल्यूबल फॉर्म में होती है, लेकिन जो नाइट्रोजन उसकी जड़ों में होती है वो इनसॉल्यूबल फॉर्म में उस तक पहुंचती है। तो इस अकॉर्डिंग से हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो दिस इज द ओनली केस दैट यू हैव टू अंडरस्टूड, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल कंटिन्यू लेटर ऑन।